हेलो गाइस। तो गाइस ब्लैक विडो की आज तक एमसीयू में 8 मूवीज़ आ चुकी हैं, जिसमें से एक लास्ट सोलो मूवी भी आने वाली है। वैसे तो हम ये मूवी काफ़ी पहले ही देख चुके होते, लेकिन पेंडेमिक के चलते इसकी रिलीज डेट को बार बार बदला जाता रहा है। स्कारलेट जॉनसन का कैरेक्टर ब्लैक विडो एमसीयू की शुरुआत से इसके साथ है और उसे उसकी पहली अपीयरेंस 2010 में आयरन मैन 2 से मिली थी। हालांकि 2021 तक उसके पास कोई भी सिंगल सोलो मूवी नहीं थी, लेकिन फिर भी ब्लैक विडो एमसीयू का सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक बना हुआ है। एमसीयू में ब्लैक विडो की शुरुआत शील्ड एजेंट के तौर पर हुई थी, जिसके बाद वो एक एवेंजर बनी और उसके बाद एक भगोड़ी और लास्ट में अर्थ के माइटेस्ट हीरोज की लीडर। लेकिन अब उसकी जर्नी खत्म हो चुकी है। हालांकि एमसीयू कई बार बातों में या फ्लैशबैक के थ्रू उसकी बैक स्टोरी के बारे में हमें बता चुका है, लेकिन ज़्यादातर एमसीयू फैंस उसकी बैक स्टोरी को बेहतर तरीके से देखना चाहते थे और उसकी अपकमिंग ब्लैक विडो मूवी उसके इसी गैप को भरते हुए दिखेगी। और अगर आप ट्रूली एमसीयू फैन हैं तो उसकी इस एमसीयू जर्नी को अच्छे से समझते होंगे, जिसके बारे में मैं आज ये वीडियो बनाई है। और अगर आप उसकी कंप्लीट टाइमलाइन को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको बस ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है और आप एमसीयू की ब्लैक विडो के बारे में सब कुछ जान लेंगे। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, जितना हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग ब्लैक विडो की शुरुआत रेड रूम ट्रेनिंग से होती है। नताशा का जन्म 1984 में हुआ था, जिसके कई साल बाद उसे केजीबी द्वारा रेड रूम प्रोग्राम में डाल दिया गया था। यहीं से नताशा की ब्लैक विडो बनने की एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। यहाँ उसकी मुलाकात ड्रैक से होती है, जो इस रेड रूम ट्रेनिंग का लीडर था। यहाँ नताशा को हर स्किल सिखाई जाती है, जिससे वो एक बेहतर जासूस और एक माहिर कातिल बन सकती है। रेड रूम ट्रेनिंग में नताशा को एक मिशन के लिए भी भेजा जाता है, जिसमें उसे दूसरे रशियन स्पाइस के साथ अमेरिकन फैमिली की तरह रहना था। इस फैमिली में एलेक्सी शोस्ताकोव रेड गार्डियन, मेलेना वोस्ताकोव द आयरन मेडन और येलेना बेलोवा उसकी छोटी बहन थी। हालांकि मिशन के बाद ये फैमिली अलग हो जाती है। नताशा की रेड रूम ट्रेनिंग अभी भी जारी थी और वो धीरे धीरे एक टॉप लेवल की स्पाई बनती जा रही थी। वो एक सॉलिड ट्रिगर वूमेन थी और इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट होने के लिए भी उसे एक निर्दोष व्यक्ति को मानना पड़ता है और साथ ही खुद को बांझ भी बनाना पड़ता है। वैसे तो इसकी जानकारी हमें पहले से थी, लेकिन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एक सीन में नताशा इस बात को कंफर्म कर देती है। इसके बाद नताशा को उसका टाइटल ब्लैक विडो मिल जाता है और वो उसे और बड़ा बनाने में लग जाती है। इस टाइम नताशा और डेक्रोव की बेटी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, जिसका इल्ज़ाम आज भी नताशा के सर पर है और वो खुद को इसका गुनहगार मानती है। जैसे जैसे ब्लैक विडो का नाम आगे बढ़ता है, वैसे ही निक फ्यूरी और शील्ड का ध्यान इसकी ओर बढ़ता जाता है और आखिरकार फ्यूरी की नज़र में वो एक खतरा बन जाती है, जैसे मारने के लिए क्लिंट बार्टन हॉकाई को भेजा जाता है। हालांकि हॉकाई उसे अपनी ज़िंदगी बदलने का एक मौका देता है और उसे शील्ड ज्वाइन करने के लिए भी कहता है। वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके कुछ टाइम बाद वो निक फ्यूरी की सबसे भरोसेमंद और हॉकाई की सबसे अच्छी दोस्त भी बन जाती है। शील्ड ज्वाइन करने के बाद नताशा इतने सालों में कई बार क्लिंट के साथ कई मिशंस पर गई है और उन कुछ मिशंस में से सबसे फेमस है उसका बुडापेस्ट मिशन। एमसीयू ने इस मिशन को काफ़ी टॉप सीक्रेट बनाए रखा है, जिसकी याद नताशा को एवेंजर्स की न्यूयॉर्क बैटल के टाइम भी आती है। इसे हम ये तो कह सकते हैं कि ये मिशन काफ़ी खतरनाक और पेचीदा था। हालांकि इसकी सच्चाई हमें ब्लैक विडो मूवी में ही पता चल सकती है। अपने इतने सालों के अंडरकवर वर्क में नताशा ने अपने लिए एक बेहतर रिज्यूमे बना लिया है, जिसके लिए उसने 2004 से 2007 तक मॉडलिंग की और इसके साथ उसने इसी टाइम हिस्ट्री में बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स भी किया था। वो पढ़ने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी जाती है, जिसके बाद वो हैमर इंडस्ट्री में इंटर्न बन जाती है और ये सब वो आयरन मैन 2 में आने से पहले करती है। नताशा का 2009 का मिशन उसे विंटर सोल्जर के सामने ले आता है। इस मिशन में शील्ड उसे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपती है। ये मिशन एक ग्लोबल ट्रिप सिक्योरिटी मिशन था। इस मिशन में नताशा और साइंटिस्ट ईरान से यूक्रेन तक आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो और आगे बढ़ते विंटर सोल्जर उन पर हमला कर देता है। नताशा और साइंटिस्ट दोनों एक चोटी से कूद जाते हैं, जिसमें नताशा खुद को और साइंटिस्ट को बचा लेती है, लेकिन विंटर सोल्जर अभी भी उनके पीछे लगा हुआ था और आखिरकार वो ब्लैक विडो को पेट में गोली मारकर उस साइंटिस्ट को मार देता है। हालांकि नताशा उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन गोली लगने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। ब्लैक विडो की ऑन स्क्रीन शुरुआत आयरन मैन 2 से 2010 में होती है और इसमें भी उसे अपना जासूस वाला काम करना था, जिसके लिए उसे टोनी स्टार्क पर नज़र रखनी थी। इस मिशन के लिए वो टोनी की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। इस मिशन में नताशा का मेन काम ये पता लगाना था कि टोनी स्टार्क एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए ठीक है या नहीं, और उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आयरन मैन इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन टोनी स्टार्क ना बाबा ना। आयरन मैन 2 और एवेंजर्स के बीच नताशा का क्या हुआ, इसका खुलासा मार्वल की टाइन कॉमिक से होता है। इस कॉमिक के अकॉर्डिंग इतने टाइम में नताशा शील्ड के लिए कई और मिशंस पर जाती है, जिसमें वो कल्वर यूनिवर्सिटी भी जाती है, जहां वो ब्रूस बैनर को एमिल ब्लॉन्स्की और जनरल लॉस के खिलाफ
हल्क में बढ़ते हुए भी देखती है और इसके बाद वो हल्क और एबोमिनेशन की बैटल को भी दूर कहीं से देख रही होती है। इस मिशन के अलावा वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के चोरी वेपन्स को भी ढूंढने जाती है, जहां उसकी मुलाकात वेपन डीलर जॉर्जी लुचकोव से होती है। इसके बाद 2012 में उसकी स्टोरी एवेंजर से शुरू होती है, जहाँ वो लुचकोव के साथ इंटीग्रेट कर रही होती है। और जब लोकी टेसरेक्ट चुराकर हॉकाई को कंट्रोल कर लेता है, तब शील्ड का बुलावा उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ कोल्सन उसे हल्क को लाने भेज देता है ताकि वो उसकी गामा रिसर्च की मदद से टेसरेक्ट का पता लगा सकें। ब्रूस बैनर को लाने के बाद नताशा एवेंजर्स का हिस्सा बन जाती है। दी एवेंजर्स की बैटल के बाद ब्लैक विडो एक बार फिर कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से लौट आती है। नताशा अभी भी शील्ड के लिए काम कर रही थी, जिसके लिए वो कैप्टन अमेरिका के साथ जुड़ने की कोशिश भी करती है। वो उसके साथ लुमेरियन स्टार मिशन पर भी जाती है, हालांकि उसका मकसद कुछ और था। लेकिन जब शील्ड में हाइड्रा का खुलासा होता है तो वो शील्ड की दुश्मन बन जाती है। और यहाँ निक फ्यूरी भी उसे अपने एक्चुअल प्लान नहीं बताता, क्योंकि उसे पता नहीं कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। लेकिन आखिरकार धीरे धीरे सब कुछ बाहर आ जाता है और हमारे सभी हीरोज़ फिर से एक साथ आ जाते हैं। अब नताशा अपना फेस बदलकर शील्ड में घुस जाती है और उसकी सभी सीक्रेट फाइल्स को ऑनलाइन अपलोड कर देती है, क्योंकि अब उसकी पूरी जानकारी बाहर आ चुकी है, जिसमें उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी और उसका पास भी शामिल था। इसलिए यूएस गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन मूवी का एंड आने से पहले वो कैप्टन को विंटर सोल्जर की सारी जानकारी दे देती है। अब 1 साल तक अंडरग्राउंड छुपे रहने के बाद नताशा फिर से एवेंजर्स में आ जाती है। अब हमारी सुपर हीरो टीम हाइड्रा से स्केप्टर छीनने में लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए कितने हाइड्रा बेसिस पर हमला किया ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और इस टाइम नताशा ब्रूस के साथ एक खास बॉन्ड भी बना लेती है और उसे शांत करने के लिए तरीका भी ढूंढ लेती है। हालांकि 2015 की शुरुआत में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम वो स्केप्टर के ठिकाने का पता लगा लेते हैं। ये मूवी ब्लैक विडो की 4th एमसीयू अपीयरेंस थी। स्टकर को हराने के बाद उससे स्केप्टर छीन लिया जाता है, लेकिन अब नताशा और हमारा बाकी हीरोज़ हैरान थे कि टोनी और ब्रूस ने स्केप्टर की पावर यूज़ करके एक एआई अल्ट्रॉन को डेवलप कर लिया था, जो कि उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। यहाँ अल्ट्रॉन और एवेंजर्स की छोटी सी फाइट होती है, जिसमें ऑब्वियसली एवेंजर जीत जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी लगने वाली थी, क्योंकि अल्ट्रॉन के दूसरे हमले में हल्क और बाकी हीरोज़ अपने अपने पास्ट को देखकर पागल हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें छुपकर हॉकाई के सीक्रेट घर पर रहना पड़ता है। यहाँ ब्रूस और नेड के बीच हल्का फुल्का रोमांस भी चलता रहता है, लेकिन अब वो तीसरी बार अल्ट्रॉन का सामना करने वाले थे, जिसमें अल्ट्रॉन नेड को उठाकर ले जाता है। लेकिन हॉकाई और नेट अपनी ओल्ड स्कूल ट्रिक से एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और यहाँ हमारे हीरोज़ के अल्ट्रॉन से एक आखिरी बैटल होती है। लेकिन ऑब्वियसली ये बैटल वही जीतने वाले थे और मूवी के लास्ट तक ब्लैक विडो कैप्टन की न्यू एवेंजर्स टीम की सेकंड लीडर बन जाती है। ब्लैक विडो 2016 में सिविल वॉर से एक बार फिर लौट आती है। इसके बीच का टाइम उसने न्यू एवेंजर्स टीम को ट्रेन करने में बिताया होगा। एवेंजर्स अब क्रॉसबोन को ढूंढ रहे थे और वो उन्हें लागोस में मिल जाता है, जहां वो खुद को ब्लास्ट कर देता है और स्कारलेट विच ये ब्लास्ट कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। और यहाँ से एमसीयू के सोकोविया एकॉर्ड्स की शुरुआत होती है, जिसमें नेट टोनी का साथ देती है और सोकोविया एकॉर्ड्स पर साइन कर देती है। और क्योंकि अब वो टोनी की साइड थी, इसलिए उसे कैप्टन हॉकाई और स्कारलेट विच का सामना करना होगा। लेकिन इस बैटल के लास्ट में वो कैप्टन और बकी को भागने में मदद करती है, जिससे वो गद्दार बन जाती है और उसे यहाँ से भागना पड़ता है। सोकोविया एकॉर्ड्स को तोड़ने के बाद जनरल रॉस अब ब्लैक विडो के पीछे पड़ चुका था। हालांकि इस रंचेस का पता हमें ब्लैक विडो मूवी से चलेगा, लेकिन ट्रेलर के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जब ब्लैक विडो यूरोप पहुँचती होगी तो वहाँ भी जनरल रॉस उसे नहीं छोड़ेगा और हम ये कह सकते हैं कि वो उससे बचकर निकल जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में वो कैप्टन की सीक्रेट एवेंजर्स टीम का हिस्सा है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये सब कैसे होता है और वो 2016 से 2018 के बीच कब स्टीव और उसकी टीम से जुड़ती है। लेकिन 2018 की इन्फिनिटी वॉर में ब्लैक विडो के पास उसका नया लुक आ गया है और यहाँ वो स्कारलेट विच और विजन को प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कोरवस ग्लेब से बचाने लगती है। विजन और वांडा को बचाने के बाद वो वापस रोडी के पास जाते हैं, जो कैप्टन और उसकी टीम को स्वागत करता है। यहाँ ब्लैक विडो की मुलाकात एक बार फिर ब्रूस से हो जाती है, जिसके बाद वो सब वकांडा को निकल पड़ते हैं ताकि वो विजन और माइंड स्टोन को एक दूसरे से अलग कर सकें, जिससे वो थैनोस का सामना कर सकते हैं। लेकिन थैनोस के आने से पहले उसकी आर्मी यहाँ आ जाती है और वो एवेंजर्स को परेशानी में डाल देती है। लेकिन थॉर के आने के बाद वो उन सभी को मार देते हैं। लेकिन आखिरकार थैनोस की एंट्री होती है और वो लास्ट स्टोन कलेक्ट करता है और अपनी स्नैप से आधे यूनिवर्स को गायब कर देता है, जिसमें हमारे कुछ एवेंजर्स बाकी बच जाते हैं, जिसमें ब्लैक विडो भी शामिल थी। एंड गेम की शुरुआत में थैनोस को मारने के बाद एवेंजर्स मूवी 5 साल का टाइम गिफ्ट दे देती है और इस टाइम में ब्लैक विडो बाकी हीरोज़ की लीडर बन चुकी थी। वैसे तो ज़्यादातर हीरोज़ अभी भी एवेंजर्स हेडक्वार्टर में ही रहते थे, लेकिन कैप्टन मार्वल, रॉकेट
नेबुला, वॉर मशीन और ओके अपने अपने मिशंस पर जाते थे, लेकिन इस बीच ब्लैक विडो हॉकाई से कांटेक्ट खो देती है और अब क्लिंट भी हॉकाई से रोनिन बन चुका था। ब्लैक विडो की जर्नी का सबसे मेन टाइम 2023 में आता है, जब ब्लैक विडो गायब हुए लोगों को बचाने के लिए क्वांटम रियल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। टाइम ही शुरू हो जाती है जिसमें ब्लैक विडो को हॉकाई के साथ वॉरमेन पर जाना पड़ता है। वॉरमेन पर पहुंचते ही नताशा और क्लिंट को पता चलता है कि सोल स्टोन को पाने के लिए उन्हें एक कुर्बानी देनी होगी। इस कुर्बानी के लिए नताशा और क्लिंट दोनों में बहस शुरू हो जाती है कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। हालांकि हॉकाई कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है और एक टाइम पर वो चोटी से कूद भी जाता है, लेकिन यहाँ उसके साथ नताशा भी कूद जाती है और क्लिंट को बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान कर देती है। ब्लैक विडो की मौत से क्लिंट को सोल स्टोन मिल जाता है, जिससे एवेंजर्स बाकी स्टोन कलेक्ट करके थेनोस की स्नैप को पलट देते हैं। लेकिन सोल स्टोन के लिए नताशा की कुर्बानी एक परमानेंट एक्सचेंज है, जैसे बदला नहीं जा सकता, चाहे या सोल स्टोन वापस ही क्यों ना ले आएँ। कैप्टन की इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने की जर्नी का वीडियो मैंने सजेशन में डाल दिया है। सो गाइज, ये थी ब्लैक विडो की एमसीयू की आज तक की पूरी जर्नी, जिसका कुछ हिस्सा अभी ब्लैक विडो मूवी में देखा जाना बाकी है। लेकिन अगर उसके अलावा भी आपके पास कोई सजेशन बाकी है तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए मुझे इन्फॉर्म करना ना भूलें। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक, एक बार सब्सक्राइब और हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।